दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं आपके समक्ष अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से नई नई विषयों पर चर्चा लेकर आपके समक्ष आया हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है कि क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि पिछले 11 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी गवर्नमेंट चली है उसने भारतवर्ष के लिए उपलब्धियां प्राप्त करी हैं या नहीं, या वो कहां तक करी हैं। मेरे ख्याल से आज ज्यादातर लोग भारतवर्ष के, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर सभी ये मानते हैं कि भारतवर्ष में एक बहुत ही अभूतपूर्व, जिसे मैं बोल सकता हूं ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ है 11 सालों में। हम जो एक फ्रजाइल 5 इकोनॉमीज वर्ल्ड की, जो 5 खराब या एक तरीके से चरचराने वाली जो हमारी इकोनॉमी थी, उससे उठकर आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हमारी जो ग्रोथ परसेंटेज है वो सबसे अच्छी है, और काफी क्षेत्रों में जो हमने प्रोग्रेस करी है वो बार बार मैं आपके समक्ष, मेरी करीब अब 350 के आसपास वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं, विभिन्न विषयों पर मैंने बनाई है। लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो है कि भारतवर्ष ने इन 11 सालों में जो उपलब्ध किया है, जो उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव, एक फाउंडेशन स्टोन, रोबस्ट फाउंडेशन स्टोन हैज बीन लेड, जहां पर हम एक विकसित भारत को 2047 तक अवश्य ही बनाएंगे। मैं आपको जरा विचार कराना चाहता हूं कि 2014 के बाद में मैंने काफी रिसर्च करी है, और लीडरशिप के बारे में मैंने अपनी पहली किताब जो थी वो 2017 में रिलीज करी थी, जिसका नाम था इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग। इसमें मैंने बहुत बड़ी एक चीज लिखी थी, सब टाइटल था ए लीडर चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। ये जब मैंने कहा, उस समय पे काफी नेता ये सोचते थे कि मोदी जी को सेंटर का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नहीं है, वो सीधे एक स्टेट से आए हैं, जबकि उन्होंने एक गुजरात को जो है एक बीमारू स्टेट से सबसे विकसित स्टेट में लाकर खड़ा कर दिया था। उनका ये एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ लोग सोचते थे कि शायद वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होंगे। इवन जो पार्टी के लोग भी थे, बीजेपी के, वो भी यही सोचते थे कि शायद मोदी जी 2-3 साल तक अपनी कोशिश कर कर शायद अपने आप हट जाएंगे, या वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने देखिए, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था अपने 2014 के बाद रिसर्च में और अपनी पहली बुक में इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग में, ए लीडर चेंजेस द डेस्टिनी ऑफ नेशन, आज वो सारी चीजें चरितार्थ हो गई है। ही हैज चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ भारत। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब हमारी सारी उपलब्धि 100% वहां पर हो गई है, जहां पर उनकी सोच है, जहां पर उनके विचार है, या मैं खुद भी सोचता हूं, या भारतवर्ष का आम आदमी भी चाहता है कि भारतवर्ष को कहां पहुंचना चाहिए। काफी चीजें हमें अचीव करने हैं। यदि मैं एक मापदंड लूं तो अभी हमने अपना जो एक ग्रैंड विजन है कि 2047 में हम एक विकसित भारत का निर्माण कर लेंगे, अभी उसमें हमारा सिर्फ 40% ही काम हुआ है, जहां पर एक बहुत ही रोबस्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, हमारी सुदृढ़ इकोनॉमी और स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी हो, या हमारी मिलिट्री पावर हो, या हमारा सोशल फैब्रिक स्ट्रक्चर हो, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या साइंस इनोवेशन में जो हमने प्रगति प्राप्त की है, और न्यू टेक और नेक्स्ट जेन के जो हमने स्टार्टअप बनाने शुरू किए हैं, डीप टेक के जो हमारी रिसर्च चल रही है,
उसमें जो प्राप्ति करी है अभी हमने सिर्फ 40%। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े हैं, उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं जहां से हम एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो गए हैं। यदि आपको जाकर आप एरोप्लेन से जब कूदते हैं तो वहां पे आप पूरी तैयारी के साथ में अपने पैराशूट को लेकर कूदते हैं जिससे आपकी लैंडिंग बिल्कुल एकदम से अच्छी हो सके। उसी तरीके से भारतवर्ष आज चारों दिशाओं में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर खड़ा है। अब उसके बाद दोस्तों, मैंने प्रिडिक्ट किया था 2017-2018 में ही मैंने अपने लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखे थे कि भारतवर्ष हर हालत में 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी वो 2035 और 2040 के बीच में बन जाएगा। ये मेरी एक उद्घोषणा थी और जो मैंने चरितार्थ करी थी अपनी दूसरी बुक में। इसकी कॉपी अभी मेरे पास नहीं है तो मैं फ्रंट पेज ही दिखा रहा हूं, जिसमें मैंने लिखा था इंडिया ए 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इकोनॉमी बाय 2035-40। इस बुक को जो रिलीज किया था वो हमारे एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था एनपीएल नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में, जहां पर वहां के डायरेक्टर डॉक्टर डीके असवाल थे, डॉक्टर ओझा थे और सीएसआईआर के चेयरमैन प्रोफेसर साहनी भी मौजूद थे। इसमें मैंने जो बात लिखी थी कि नरेंद्र मोदी हैज ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज टू पुश इंडिया टुवर्ड्स दिस माइलस्टोन बिटवीन 2035 to 40, and I wrote that the India road to success passes through villages. So that is the way that India has progressed on similar lines. Now दोस्तों, मैंने ये भी एक प्रेडिक्शन करी थी कि 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर 2024 में हम 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ 4.2 ट्रिलियन की है, तो इसमें एक साल का जो है वो थोड़ा सा गैप आया है और वो आया है कोविड की वजह से। 2 से 3 साल की जो हमारी प्रोग्रेस थी वो उसको एक बैक सीट मिली, नहीं तो हम अभी तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर हम बन जाते। तो अब दोस्तों, मैंने 2024 मई में फिर तीसरी किताब रिलीज करी है, ए विकसित भारत @2047। इसमें मैंने प्रेडिक्ट किया है ए लीडर अबाउट मोदी जी, ए लीडर चेंजेस द डेस्ट, ए लीडर इज शेपिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, भारत नंबर 1 इकोनॉमी बाय 2075। और इसमें मैंने अपनी प्रेडिक्शन करी है कि हर हालत में जो अपनी कैलकुलेशन करी है, जो इकोनॉमिक्स की मैं एक तरीके से मैं एमडीआई मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव से मैंने जो है ना एक डिफेंस ऑफिसर्स का फाउंडेशन कोर्स किया है, जिसको आप एग्जीक्यूटिव एमबीए कह सकते हैं। बड़ा ही डीप अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे जो प्राप्त करी, और मेरा इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव रहा। और वैसे भी मेरा जो रिसर्च है, सोशल इकोनॉमिक रिसर्च जो मैं करता आ रहा हूँ अपने आप में 2010 के बाद, आज वो 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से मैंने लिखा कि भारतवर्ष हर हालत में यूएस डॉलर्स 38 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 में बन जाएगा। जिस तरीके का कंपाउंडिंग इफेक्ट अब भारतवर्ष की इकोनॉमी होने लगा है, उसके हिसाब से जो जापान ने 70 से 90 में जो प्रोग्रेस करी थी 25 साल में अपनी इकोनॉमी को, उन्होंने मेरे ख्याल से 16 या 18 गुना एकदम उस पीरियड में 25 साल के बढ़ाया था। जो चाइना का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था वो 1995 से 20 तक आया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को शायद 26 से 27 गुना जिस तरीके से बढ़ाया है। वो इंडिया का इन्फ्लेक्शन पॉइंट अब आया है 2023 के बाद में, जब हमारी इकोनॉमी वो लगातार करीब करीब
5.5 से 6.5 साल के बीच में जो है ना वो डबल होती जाएगी। और फिर उसमें सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क और दूसरी चीजें यदि हम फैक्टर उसमें लगाएंगे, करेक्शन लगाएंगे, और क्या क्या हमारे चैलेंजेस हो सकते हैं यदि उनको कंसीव करेंगे, यदि हम जियोपॉलिटिक्स में जो नेशंस हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कैसा आउटलुक है, किस तरीके से एजिंग हो रही है, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या होंगे, क्लाइमेट का क्या चेंज होगा, जो नई नई रिसर्च हो रही है वो कहाँ हम आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करके ये मैंने प्रेडिक्शन करी है। और फिर बताया है कि इस किताब के अंदर कि भारतवर्ष किस तरीके से नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। दोस्तों, लेकिन मैंने इस बुक में या अपने उससे पहली बुक में काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी थी कि भारत में अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, सी बेड जहां पर नोड्यूल्स मिलते हैं उनके एक्सप्लोरेशन में, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सप्लोरेशन में, जिस तरीके से हम स्पेस में कर रहे हैं, इसी तरीके से इन सभी क्षेत्रों में यदि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, और आज हमारे पास में ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं जो तरह तरह की चीजें, और हमारे पास में अंडरग्राउंड रडार टेक्नोलॉजी भी है जो किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि भारत में क्या वो ट्रेजर मिले हैं, इन खोजों में क्या मिला है। तो सबसे पहले आप देखिए, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर पुरी साहब ने अभी ये करीब 1-1.5 महीना पहले बताया था कि अंडमान निकोबार में हमें ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व मिले हैं, जो शायद विश्व में एक सबसे बड़ा जो एक देश के अंदर है उसी के बराबर करीब करीब उतना ही तेल होगा, और जिसका एस्टिमेशन किया गया है कि उसकी कॉस्ट होगी करीब 28 to 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। आप जरा सोचिए, यदि हम इसका एक्सप्लोरेशन जल्दी से जल्दी करना शुरू कर देंगे तो आज हम करीब 16 लाख करोड़ रुपया अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात करने में जो लगा रहे हैं वो हमारा कम हो जाएगा, और कितनी सुदृढ़ता जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारे इंडियन इकोनॉमी को मिलेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी और किस तरीके से एकदम छलांग लगाएगी, जरा सोचिए। और ये पैसा जो हमारे हाथ में बचेगा उससे हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, हम अपने किसान को नेचुरल फार्मिंग में, अपने मजदूर भाई को किस तरीके से एमएसएमई में जो है ना सबको जॉब और पर्याप्त मात्रा में सभी को दे पड़ेंगे। लेकिन अब दोस्तों, अब मैं दूसरा एक आपके सामने खुलासा कर रहा हूं कि राजस्थान में रेयर अर्थ्स की एक्सप्लोरेशन में जो जगह मिली है उसमें करीब 67 मिलियन टन्स के करीब जो है ना रेयर अर्थ्स हैं। और आप रेयर अर्थ्स की आप जो है ना वैल्यू जानते हैं, जैसे डेटा एक न्यू करेंसी है इस वर्ल्ड ऑर्डर में, इसी तरीके से रेयर अर्थ्स जो सेमीकंडक्टर में यूज होते हैं, और करीब करीब सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं और या वेपनरी है या जो भी चीजें हैं, उन सभी में सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ्स का मेन प्रयोग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर भारत को मिला है अपनी फाइंडिंग्स में। इसका भी एक्सप्लोरेशन वो भारत के जो पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में PPP के मॉडल में भारतवर्ष के ही लोगों से उसमें एक्सप्लोरेशन कराया जाएगा दोनों जगह, और यहीं की इंडिजिनस मशीन उसको निकालेंगी। और इसी तरीके से अब सबसे बड़ा जो सामने आया है वो अभी अभी जबलपुर में जो नई खोज आई है वो है कि वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यदि आप लें, 1 स्क्वायर किलोमीटर एक तरीके से रेक्टेंगल यदि आप लें, तो उसके अंतर जो है वो करीब बताया जा रहा है कि जो सोने की खोज हुई है वो करीब होगा 40 लाख टन के करीब जो है ना सोना वो हमारे छिपा हुआ है। और 40 लाख टन की जगह मैं सिर्फ यदि 1 लाख टन सोने की भी बात करूं, एक 10वां हिस्सा ही मैं आप उस प्रोजेक्शन में जो डेफिनेटली वहां पे मिलने वाला है, होने वाला है, वो तो ज्यादा होगा। लेकिन ये भी हर्ष का विषय है
कि वो सोने की कीमत करीब करीब 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के करीब है, सिर्फ 1 लाख टन की। और जरा सोचिए, यदि 10 गुना वहां पर निकलेगा तो 10 गुना की कीमत होगी 41 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो दोस्तों सोचिए कि भारतवर्ष अपनी नैतिकता के आधार पर, हमारा जो सिविलाइजेशनल वैल्यू असेट है, जिसकी वजह से हमने सिद्धांत दिया वासुदेव कुटुंबकम, और क्यों हम विश्व गुरु बने, क्योंकि सबके साथ ही हम बहुत ही पीसफुल हारमोनियस मैनर में और अपने वैश्विक सिद्धांत के साथ कि इक्वलिटी टू ऑल और एक मदर नेचर का प्रोटेक्शन देखते हुए अपनी बायोडाइवर्सिटी और सभी, इसीलिए हम अपनी नदी की, पहाड़ों की, अपने तारों की, अपने नक्षत्रों की, सभी की हम पूजा करते हैं। तो ये भारतवर्ष को शायद भगवान की या ब्रह्मा जिसने इस विश्व को बनाया उसकी ये देन है कि भारतवर्ष में इस तरह की, और अभी तो खोज चल रही है। अभी अभी एक और चौथी न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे एक भूतपूर्व कमांडर नेवी के जितेंद्र पाल सिंह और उनके साथ एक साइंटिस्ट राजू जी ने अभी 2 अलग अलग जो एक तरीके से समुद्र के अंदर डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो डाइव किया है, एक ने करीब 4.5 किलोमीटर 4500 मीटर अंदर समुद्र में जाकर नोड्यूल एक्सप्लोरेशन की, और वहां पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं कि रोबोटिक्स आर्म्स को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे नोड्यूल एक्सप्लोरेशन को हम वहां पे कर सकते हैं। इसी तरीके जितेंद्र पाल सिंह वो 5000 फीट नीचे तक गए हैं। ये दोनों मॉड्यूल अलग अलग हैं और वो शायद अभी जो फॉरेन मेड है, पर जैसे अपने स्पेस में पहले 6 उसमें न्यूक्लियर एनर्जी में पहले 6 देशों के साथ, इसी तरीके से इसमें, और उनको एक्वानॉट्स कहा जा रहा है। जैसे स्पेस को जो है ना हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स, इसी तरीके से एक्वानॉट्स हैं ये हमारे फ्यूचर के। और आप सोचिए कि उन नोड्यूल्स में जो है ना वो हमारा भविष्य छिपा हुआ है। तो भारतवर्ष के पास में और सबसे बड़ी शक्ति है थोरियम, जो हजारों साल तक जो है ना हमें जो है ना चीप न्यूक्लियर एनर्जी का दे सकती है। अब नए मार्गदर्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर चुके हैं, वो अपना विजन दे चुके हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद में सारे भारतवर्ष में हर्ष का अपार संचार होगा और हमारे यूथ और सभी लोग नेशन फर्स्ट के प्रिंसिपल से, राष्ट्र प्रथम के दृष्टि से, अपने एक सनातन धर्म की परंपराओं को लेकर अपनी एक सिविलाइजेशन वैल्यू सिस्टम को आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से भारतवर्ष के लिए हम इन सभी ट्रेजर हंट करते रहेंगे, उनकी खोज करते रहेंगे और रिसर्च और इनोवेशन में हम इसी तरीके से समर्पित रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइव्स को सब्सक्राइब करें। ये फ्री चैनल है, ये सिर्फ नेशन फर्स्ट की उससे बनाया गया है और ये नेशन के लिए ही समर्पित है। तो दोस्तों टिल नेक्स्ट, जय हिंद।